स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। हम लोग हिंदी व्याकरण के सीरीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यह हिंदी व्याकरण की कड़ी का चौथा वीडियो है। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख चुके होइएगा, हम लोग संधि की पूर्ण व्याख्या को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। हमने अपने इस क्रम में, इस सीरीज में हमने सबसे पहले पढ़ा वर्ण को, फिर पढ़ा हमने स्वर संधि को, फिर पढ़ा हमने व्यंजन संधि को, और व्यंजन संधि का छोटा सा हिस्सा हमारा बच गया था। उसी हिस्से को लेकर आज आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम विसर्ग संधि में चलेंगे। आइए सर, देखिए, हमने कल तक पढ़ा था कि यदि हमारा तौ का मिलन ह से हो तो तौ दौ में बदलता है और ह धौ में बदलता है। और हमने पढ़ा था स्वर के बाद यदि छ आ जाए तो स्वर से पहले चौ का आगमन हो जाता है, छ से पहले चौ का आगमन हो जाता है और छे यानी छ अपनी जगह पर रहता है। यही कारण है कि आ जोड़ छादन आच्छादन हुआ, अनु जोड़ छेद अनुच्छेद हुआ। इसी तरह व्यंजन संधि का अगला नियम कहता है कि यदि मौ के बाद मौ आए तो मौ का द्वित्व हो जाता है, यानी दोनों मौ रहता है। एक मौ आधा में रहता है, हलंत के साथ है, वैसे भी वह आधा वर्ण है, और दूसरा मौ पूर्ण वर्ण के साथ रहता है। यही कारण है कि सम जोड़ मति सम्मति हुआ, सम जोड़ मान सम्मान हुआ। दूसरा जो इसका अगला नियम है वह है, आप चाहिए तो नियम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम हट गए हैं कैमरा के सामने से, आप ले सकते हैं और अपनी कॉपी में आराम से इसे उतार सकते हैं। अब कहता है कि री रौ मूर्धन्त सौ से परे का मतलब हुआ के बाद यदि नौ हलंत आ रहा है तो नौ हलंत को मूर्धन्त नौ में बदलते हैं। यही कारण है कि परि जोड़ नाम बराबर परिणाम हुआ, लेकिन यह मूर्धन्त नौ में बदल गया। प्र जोड़ मान के बाद दंत नौ आ रहा है ना, यह मूर्धन्त नौ में बदल गया। लेकिन यदि इसी री रौ मूर्धन्त सौ के बाद नौ आए और उसके बाद चवर्ग टवर्ग तवर्ग श और स आए तो न का नौ हलंत नहीं होता। यानी कि हम इसके अलावा, ये जो पहला लाइन वो क्या है ने उससे कोई बहस नहीं, इसको समझिए। ये रहेगा तो दंत नौ को मूर्धन्त नौ में बदलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा तो हम इसे नहीं बदलेंगे। आइए अगला नियम देखते हैं। सौ हलंत से पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो सौ हलंत को मूर्धन्त सौ हलंत हो जाता है। सौ हलंत का कौन है? का मूर्धन्त सौ हो जाता है। यानी कहता है दंत सौ के बाद अ आ को छोड़कर कोई और स्वर वर्ण आ जाए तो दंत सौ को मूर्धन्त सौ में बदल दीजिए। यानी देखिए, अभी जोड़ सेक अभिषेक हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि दंत सौ से पहले हमारे पास क्या आ रहा है? ओ आ को छोड़कर कोई और वर्ण आ रहा है। वी जोड़ शम बराबर विषम हुआ। ठीक है, सौ हलंत रह रहा है और सौ हलंत से पहले ओ आ के अलावा कोई अन्य स्वर आ रहा है। सौ हलंत से पहले कोई अन्य स्वर आ रहा है। यहां क्या आ रहा है? अभिषेक में क्या आ रहा है? अभी अभी जोड़ तेक है, तो ये क्या आ रहा है? आ रहा है, भा हलंत आ रहा है, जोड़ हर्सई आ रहा है, जोड़ सा हलंत आ रहा है, जोड़ ए आ रहा है, जोड़ का हलंत आ रहा है, जोड़ आ रहा है। ये हो रहा है अभिषेक में संधि। तो हम किसकी किसकी संधि कर रहे हैं? हर्सई और स की संधि कर रहे हैं। तो यदि दंत सौ से पहले हर्सई आ रहा है तो इस हर्सई के स्वर वर्ण होने के कारण इस दंत सौ को मूर्धन्त सौ में बदलेंगे। ये मूर्धन्त सौ हलंत होगा और मूर्धन्त सौ हलंत में जब हम ए जोड़ेंगे तो ये मूर्धन्त सौ में एकार होगा। यही कारण है कि ये हुआ अभिषेक। समझ में आया? हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होइएगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हमारा अगला संधि कहता है। व्यंजन संधि का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति नहीं लिए तो ले लीजिए। कल तक का नियम का आप स्क्रीनशॉट पिछले वीडियो में ले सकते हैं, आप इसे भी ले सकते हैं। आइए
आगे देखते हैं। आगे है, अब है विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के अन्य नियम भी हैं, लेकिन जो जो मुख्य मुख्य नियम हैं वो हमने आपको बताया। अगर आप इन सारे नियमों को अपने ध्यान में रखते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप व्यंजन संधि के सभी नियमों का अच्छे से पालन करते हुए संधि के सभी सवालों को हल कर लीजिएगा। अब बात आती है विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि क्या कहता है? विसर्ग संधि की परिभाषा कहती है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के बाद स्वर वर्ण आ जाए या व्यंजन वर्ण आ जाए तो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, ये तो नॉर्मल सी परिभाषा है, मनः जोड़ अनुकूल बराबर मनोनुकूल। विसर्ग के पहले, अब इसका नियम है, विसर्ग संधि के नियम देखिए क्या बोलता है। विसर्ग के पहले यदि अ हो और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा यर और लव हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता क्या है? विसर्ग के पहले ओ हो और विसर्ग के बाद भी ओ हो तो क्या होगा? हम बदल जाएंगे ओ में। यही कारण है कि यहां मनः जोड़ अनुकूल में विसर्ग के पहले भी अ है, नौ बोल रहे हैं तो अ है, और विसर्ग के बाद भी अ है तो ये ओ में बदला। और यही कारण है कि इसे हमने लिखा मनः जोड़ अनुकूल को मनोनुकूल। यहां पर भी हमने लिखा अधः अधः जोड़ गति अधोगति। ये क्यों लिखा सर? क्या विसर्ग के पहले अ है? आंसर हां। विसर्ग के बाद अ है? नहीं। तो फिर सर आप ओ में काहे बदले? क्योंकि हमारा नियम कहता है कि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो। तो गौ को देखते हैं तो यह कवर्ग का तीसरा वर्ण है, क ख ग कवर्ग का तीसरा वर्ण है। यही कारण है कि हमने विसर्ग को ओ में बदला और ये हुआ अधोगति। मनः जोड़ बल प फ ब पवर्ग का तीसरा वर्ण आया, मनः जोड़ बल बराबर मनोबल। कोई दिक्कत? आपसे हम इस तरह से तो नहीं मिल सकते हैं, वर्चुअली ही मिल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम जितने तन्मयता के साथ आपको जो भी मेरी कैपेबिलिटी है उस अनुसार हम आपको बहुत पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी कैमरे की उस तरफ, जो भी आप स्क्रीन लेकर बैठे हुए हैं उसके सामने भी आप अपना बेस्ट दे रहे हों। कहीं इधर उधर अपना ध्यान नहीं भटकाइएगा। और आज फिर इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं में पूछे गए पत्रों को किस प्रकार लिखा जाता है इसकी भी जानकारी मिले। माय डियर स्टूडेंट्स, अगला नियम कहता है विसर्ग का कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो। कल तक क्या था, यानी पिछले स्लाइड तक क्या था कि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में जो हो, लेकिन यहां क्या बोलता है? विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो। अ आ न हो, बाकी हर सही हो सकता है, हो सकता है ए हो सकता है, हो सकता है, और बाद में कोई स्वर हो तो वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हो अथवा य र ल व ह में से कोई हो तो विसर्ग का र या र हलंत हो जाता है। क्या बोलता है? विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, वही वाला नियम, या य ल व हो तो विसर्ग को र में बदलते हैं। यही कारण है कि निह जोड़ आहार निराहार हुआ। निह जोड़ हार क्या हुआ? निराहार। क्यों हुआ? र कहां से आ गया? र आया सर चूंकि विसर्ग के पहले हर्षई कार है। ए सर विसर्ग के पहले हर्षई कार कहाँ है? विसर्ग के पहले तो नौ दिख रहा है। नहीं 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 नहीं, अगर आप नीह को देखिएगा तो ये नौ हलंत जोड़ हर्षई जोड़ विसर्ग है, तब ये जाकर निह आया।
नी जोड़ आहार। बाद में तो आप कुछ भी बोले, कुछ भी कोई भी स्वर वर्ण होना चाहिए, तो हम किस में बदल दिए सर? हम रॉ में बदल दिए विसर्ग को। तो नी अपनी जगह रहा, रॉ हलंत में बदला और आज उठकर पूरा आ हो गया, ये हलंत हट गया, निराहार। निह जोड़ धन। अब यहां देखिए, निह जोड़ धन, निह जोड़ धन में जब अगर हम ये करें, इसका जब वर्ण विच्छेद करें तो ये है नौ जोड़ हर्सई जोड़ विसर्ग जोड़ ध हलंत जोड़ अ जोड़ न हलंत जोड़ अ। तो आप क्या देख रहे हैं? विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण है, और विसर्ग के बाद क्या है? ध है। ध कहां आता है सर? तवर्ग में आता है। त थ द ध, चौथा वर्ण है ध। तो हमको बोला भी है कि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो तो क्या करें हम करेंगे, हम विसर्ग को रॉ हलंत में बदलेंगे। तो जब ये रॉ हलंत में बदला और इसके तरह यह पूरा होना चाहा, रॉ हलंत बोला सर हम आधा रॉ क्यों रहेंगे, हमको पूरा रॉ बनाइए ना। तो सिंपल सा नियम है, पूरा बनना चाहते हो अपने साथ स्वर वर्ण लेकर आओ। तो भैया मोरे राजकुमार इससे पूछे तुम कौन हो? हम भी व्यंजने हैं। और तुम? हम भी व्यंजने हैं। तो निर्धन ऐसे नहीं लिखकर हमने आधा रॉ के लिए रेफ का प्रावधान किया है। यही कारण है कि निह जोड़ धन बराबर निर्धन हुआ। हम इसके आगे अब आप बढ़ते हैं और देखते हैं कि विसर्ग संधि का अगला नियम क्या कहता है। विसर्ग संधि का अगला नियम कहता है कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, कोई स्वर, यहां रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले में रिस्ट्रिक्शन क्या था? अ होने चाहिए। दूसरे में रिस्ट्रिक्शन क्या हो? स्वर हो, लेकिन अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो। और तीसरा में रिस्ट्रिक्शन क्या है? कि नहीं सर कोई ओ स्वर वर्ण रहे, अ आ हर्षई दीर्घई जो आना आइए। और बाद में क्या हो? चौ छ या तालव्य श हो तो विसर्ग का तालव्य श हो जाता है। यही कारण है कि निह जोड़ चल निश्चल हुआ, निह जोड़ छल निश्चल हुआ, दुह जोड़ शासन दुशासन हुआ। सब जगह आधा तालव्य श होते गया। अब यही आधा तालव्य स के बाद अ या कोई भी स्वर वर्ण आएगा तो ये पूर्ण में बदल जाएगा। लेकिन अगर कोई स्वर वर्ण नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि नियमेन कहता है सर कि पहले स्वर वर्ण हो और बाद में स्वर नहीं होना चाहिए। बाद में क्या होना चाहिए? तो च छ या तालव्य स हो। तो क्या होगा? हम सर विसर्ग को तालव्य स हलंत में बदलेंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होइएगा। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कहता है कि विसर्ग के बाद यदि त या दंत स हो तो विसर्ग स हलंत बन जाता है। विसर्ग के बाद त या स हो तो नमः जोड़ ते नमस्ते, स हलंत बदला कि नहीं? आधा स। निह जोड़ संतान निसंतान, दुह जोड़ साहस दुस्साहस। याद रखिएगा कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा, दुशासन को आप ऐसा नहीं लिखिएगा दुह जोड़ शासन, दुह जोड़ शासन, ऐसा वाला शासन नहीं लिखिएगा क्योंकि दुशासन यहां है। दुह जोड़ तालव्य स है, तालव्य स होना चाहिए। और अगर बाद में दंत स हो या त हो तो वह दंत स में बदलता है। विसर्ग के पहले हर्षई हर्षऊ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का मूर्धन्त स हो जाता है। किस में बदलता है विसर्ग? मूर्धन्त स। विसर्ग को रॉ में बदलना है। चलिए यहां फिर से चलते हैं एक बार फिर से। विसर्ग को ओ में बदलना है तो क्या होना चाहिए? विसर्ग के बाद भी ओ होना चाहिए, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होना चाहिए, या यरो ल व होना चाहिए। विसर्ग को अगर रॉ में बदलना है तो क्या होना चाहिए? अ आ को छोड़कर पहले कोई वर्ण होना चाहिए और बाद में कोई स्वर हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या यरो ल व हो। विसर्ग को तालव्य स में बदलना है तो क्या होना चाहिए?
विसर्ग के पहले स्वर होना चाहिए, विसर्ग के बाद चौ छ या तालव्य श होना चाहिए। अगर हमको विसर्ग को दंत सौ में बदलना है तो विसर्ग के पहले क्या है उससे कोई बहस नहीं, लेकिन विसर्ग के बाद तो या सौ होना चाहिए। और विसर्ग को अगर मूर्धन्त सौ में बदलना है तो विसर्ग के पहले हर्षई होना चाहिए या हर्षऊ होना चाहिए, और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण होना चाहिए। यही कारण है कि निह जोड़ कलंक निष्कलंक, चतुः जोड़ पाद चतुष्पाद, निह जोड़ फल निष्फल होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये नियम कहता है विसर्ग से पहले अ आ हो। अगर आज सांस की आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही हो तो सर्दी से थोड़ा परेशान है, हो सकता है कि आपको सांस की आवाज ज्यादा आए मेरी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सुनने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। माय डियर स्टूडेंट्स, हम हमेशा हर हमेशा आपके साथ काम करना चाहते हैं, बशर्ते आप मेरे साथ काम कीजिए। आज यह वीडियो आपको आम दिनों की अपेक्षा थोड़ा लेट मिल रहा है, उसके लिए पहले ही सॉरी हम बोल चुके हैं आपके ग्रुप में। विसर्ग से पहले क्या बोलता है? विसर्ग से पहले क्या हो? अ आ हो, और बाद में भी कोई भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर मतलब अ आ को छोड़कर कोई और स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। निह जोड़ रोग निरोग, निह जोड़ रस नीरस। ठीक है, और विसर्ग के बाद क ख या प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अंतः जोड़ करण अंतः करण। ठीक है, इसके भी इस भी नियम को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। यहां अब वो जमाना गया जब 10वीं कक्षा में पूछा जाता था कि भैया संधि की परिभाषा लिखते हुए उसके भेदों का सोदाहरण वर्णन करें। ये एक जमाना गया, 10 नंबर का क्वेश्चन आता था। उस समय आपको संधि की परिभाषा, उसका स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण विसर्ग स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि सब कुछ लिखना होता था, और फिर स्वर संधि को डिस्क्राइब करना होता था, व्यंजन संधि को डिस्क्राइब करना होता था, व्यंजन संधि के सभी रूल्स को लिखना होता था। अब उस जमाने के दिन लद गए, यानी वो जमाना बीत गया। अब बात क्या आती है? अब क्वेश्चन पूछा जाता है निह जोड़ रोग क्या होगा? निरोग होगा कि निरोग होगा कि दोनों होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? तो जो लड़का लड़की इस वीडियो को ढंग से देख रहा होगा उसे समझ में आ रहा होगा कि विसर्ग से पहले अ आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और हर्षई कार दीर्घई कार में बदल जाती है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अब क्या है। ये आपके लिए नहीं है, ये बड़े कक्षा के लिए है, इसको हम बाद में फिर समझाएंगे जब आप 11th-12th में हमसे पढ़िएगा। आइए अब चलते हैं, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको पत्र लेखन सिखाएंगे, तो आइए पत्र लेखन में देखते हैं। आज आपके सामने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2022 में पूछा गया है। 2022 एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक से लेकर हम आए हैं। ये एक अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? ऐसा पत्र जो हम किसी ऐसे व्यक्ति को संबोधित करते हुए लिखते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को लिखते हैं जो हमारा संबंधी हो, जिससे हमारा संबंध हो, चाहे वह संबंध व्यक्तिगत हो, चाहे वह संबंध रिश्तेदारी का हो, चाहे कुछ भी हो, ये संबंध हमारा होना चाहिए। हम ऑफिशियल पत्र की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम सबसे पहले जा रहे हैं अनौपचारिक पत्र की ओर। अनौपचारिक ऐसा पत्र जो हम अपनों को लिखते हैं, और अपनों को जब पत्र लिखते हैं तो इसी में एक क्वेश्चन आपके सामने है कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में, क्वेश्चन कहता है जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपनी छोटी बहन को एक बधाई पत्र लिखें। यानी आपकी छोटी बहन का जन्मदिन है, उसे व्हाट्सएप पे हैप्पी बर्थडे टू यू ना लिखें, स्नैपचैट पे हैप्पी बर्थडे का स्टिकर नहीं भेजें, आप उसे हैप्पी बर्थडे का रील शेयर नहीं करें। आप क्या करें?
आप एक पत्र लिखें। और जब पत्र लिखने की बारी आती है तो जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा है वो जानते हैं पत्र में हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम पत्र कहाँ से लिख रहे हैं, वो सबसे पहले लिखना है। दूसरा, हमारा संबोधन अच्छा होना चाहिए। और तीसरा, हमें अपना पत्र भेजना कहाँ है वह भी जरूर लिखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र की बात कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अनौपचारिक पत्र यानी ऐसा पत्र जो आप अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। और जब आप अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं तो आप उस पत्र में अपनी भावनाओं को खोल कर रख सकते हैं। जितना आपको लिखने का मन है आप वैसा लिख सकते हैं। आइए देखिए क्या बोलता है। ये कहता है कि सर, देखिए हमने इसका उत्तर दिया, आप ये प्रश्न लिख सकते हैं और इसका उत्तर भी आप लिख सकते हैं कि ये पत्र आप देखिए। देखिए हमने क्या लिखा है। हमने सबसे पहले लिखा है कि पत्र में दाहिने तरफ हमने लिखा कि यहाँ जो हम जो तुम्हारा बड़ा भाई है, ये आप बड़ी बहन भी हो सकते हैं क्योंकि आपको छोटी बहन को लिखना है, इसलिए हर हाल में आपको बड़ा रहना जरूरी है। इसलिए हमने यहाँ लिखा बड़ा भाई की तरफ से। आप लिखिएगा, आप जैसा कि अपनी बहन को लिखना चाहते हैं, आप स्त्रीलिंग है तो आप अपनी तुम्हारी बड़ी बहन की ओर से भी आप पत्र लिख सकते हैं। क्या इस प्रश्न में आप तुम्हारे पिताजी के रूप में लिख सकते हैं? आंसर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है छोटी बहन को पत्र लिखना है। तो आज हमने जो पत्र लिखा उसमें सबसे पहले किसका ध्यान रखा? सबसे पहले ध्यान रखा कि हम पत्र लिख कहां से रहे हैं। तो सर जी हम पत्र लिख रहे हैं शारदा छात्रावास से। एक छात्रावास है यानी हॉस्टल है, उसी हॉस्टल से हम लिख रहे हैं और दिनांक है 9/7/2024 प्रातः 8 बजे। ये जरूरी नहीं है कि प्रातः समय दे ही, लेकिन भावनात्मक पत्र है। आप 18 साल से अपनी बहन के साथ जन्मदिन उसका मनाते रहे। ऐसी बहन जो आपसे 5 वर्ष छोटी है, हमेशा भैया भैया कह के लगी रहती है, दीदी दीदी कह के आपके आसपास लगी रहती है। और आज संयोगवश आप किसी बड़े हॉस्टल में रह रहे हैं, बड़े शहर में, जहां आप बड़ी तैयारी कर रहे हैं अपने जीवन को सुधारने की, वैसे में आप अपनी बहन से दूर हैं तो उसके जन्मदिन की याद तो सताएगी ही। और खासकर ऐसे हॉस्टल में हैं जहां मोबाइल फोन्स या टेलीफोन केवल घर वालों को अपना स्वस्थ समाचार देने के लिए प्रयोग में लाने की अनुमति है कि आप भैया शाम में 4 बजे आइए, हमारे हॉस्टल का फोन है, टेलीफोन उठाइए। हाँ मम्मी हम ठीक हैं, घर में सब कुछ ठीक है ना? ओके, हाँ हाँ खाना खा लिए, थैंक यू वेरी मच, रख दिए। रील क्या होता है, शॉर्ट्स क्या होते हैं, इसका आपको कोई इल्म नहीं है। 2 साल ऐसा जीवन आपको जीना है और तीसरे साल आप भारतवर्ष में एक अच्छी नौकरी लेकर बाहर निकलिएगा, इस गारंटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग। आप ये भावनात्मक पत्र है तो हम प्रातः 8 बजे के, आज देखो 8 बजे दिन में हम लिखे हैं, लेकिन तुम कब इसे पढ़ रही हो तुम जानो। देखिए हमने क्या किया, हमने लिखा है प्रिय सोना, सोना हमारी बहन का नाम है, आशा करता हूं कि जब यह पत्र तुम्हें मिले तुम अपने जन्मदिन की खुशियां मना रही हो। मेरी ओर से तुम्हें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय बहन, यह पहला अवसर है जब हम तुम्हारे जन्मदिन पर अलग हैं, परंतु तुम अपना मन छोटा मत करना। यह भावनात्मक पत्र है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बहन खुद हॉस्टल में रह रही हो, तब क्या कीजिएगा? ऐसी स्थिति में आप यह पत्र लिखते हैं, इसमें आप अपनी भावना डाल सकते हैं। मेरी ओर से सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद देना, तुम्हारा बड़ा भाई सुजीत। ठीक है, ये पत्र है। 1 नंबर वहां मिला, 1 नंबर यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5 नंबर आपको पत्र में आए। हमने ये लिखा है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न आपके सामने है, वीडियो में हम आपके पीछे हैं ही, आप जितना चाहिए हमें आगे पीछे कर सकते हैं और इस तरह से पत्र को लिख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगली कड़ी के साथ आपसे जल्द मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।